अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एहसन, बेटे आप लोगों को लिंक मिलने में कोई मसला तो नहीं हुआ? आई होप। एहसन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आपका माइक तो अनम्यूट है लेकिन आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही। इकरा, आप बताएं, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? यस सर। ठीक है बेटे। अच्छा, और आपको लिंक वगैरह मिल गया? बाकी स्टूडेंट्स को भी आई होप मिल गया होगा। यस सर। थैंक यू बेटे। अच्छा बेटे, आप लोगों के अगर मीनवाइल कोई क्वेश्चंस हैं तो खैर अभी तो आप लोग दो ही लोग आए हैं, लेकिन स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो यू कैन आस्क। असाइनमेंट मैंने पोस्ट कर दी है, आपके पास टाइम वगैरह गिवन होगा, आपने उस टाइम में फिर सबमिट भी करानी है। जी बेटे, मैं अगेन पूछ रहा हूँ, अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो अभी हम डिस्कस कर सकते हैं और फिर हम अपने आज के लेक्चर की तरफ जाएंगे। कुछ पुरानी बातें हम पहले रिपीट करेंगे, ठीक है, एंड देन विल क्विकली जंप टू द टुडेज लेक्चर। आपके हैंडआउट्स वगैरह कम्प्लीटली आप लोगों को मिल गए होंगे एलएमएस के ऊपर, तो आई होप कि उसमें कोई आपको अब परेशानी नहीं होगी। मैं अपनी वीडियोस भी, जो हमारी ये वीडियो रिकॉर्डेड वीडियोस है, आई होप कि ये भी कल तक आपके पास अवेलेबल होंगी, जो हमारे लास्ट वीक की हैं वो, और इस वीक की भी मेरी कोशिश होगी कि आपके साथ शेयर कर लें, ताकि इफ़ यू वांट टू गेट एनी इन्फॉर्मेशन और हेल्प तो आप वीडियोस देख के भी वो हासिल कर सकें। कि जी चलें, ठीक है स्टूडेंट्स, हम थोड़ा सा अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद हम अटेंडेंस मार्क करेंगे। तो मुझे उम्मीद है थोड़ी देर में आप बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे, तो फिर हम अटेंडेंस को मार्क कर लेंगे। ठीक हो गया जी। सो बेसिकली हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था
इसमें हमने परफॉर्मेंस पैरामीटर को हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था। आज हम फर्दर परफॉर्मेंस सर पैरामीटर को डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या है। जी साद शकूर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बेटे? सर वो असाइनमेंट का क्वेश्चन के पूछना था, वो सर उनकी वैल्यू सारों की सेम आ रही है। कोई बात नहीं, आप कर दें, कोई इशू नहीं। चेक तो फिर मैं कर दूंगा और मेरी कोशिश होगी सोल्यूशन भी अपलोड कर दूं, ताकि आप टाइम टू टाइम वो आपकी जो है ना, इन केस का अगर कोई एम्बिग्विटी है या कोई प्रॉब्लम है तो वो आप साथ साथ ही करते जाएं। ठीक हो गया? ओके सर। ठीक है, थैंक यू। सही, चलें। तो हम बेसिकली हमारा जो हमने लास्ट वीक हमने एक और नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट परफॉर्मेंस को देखा था। और परफॉर्मेंस बेसिकली होता क्या है, अगर आसान अल्फाज में हम डिस्कस करें, परफॉर्मेंस एक किसी भी सर्विस का या इंफ्रास्ट्रक्चर की वो टास्क जो फॉर विच द इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिज़ाइन फॉर, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जिस चीज़ के लिए बना हुआ है, अगर वो टास्क अकॉर्डिंगली वैसे ही परफॉर्म किए जाएं तो हम कहते हैं कि जी परफॉर्मेंस इसकी ठीक है, विदाउट एनी डिले। ठीक है, एक्सपेक्टेडली एक टाइम में जितना भी काम होगा, हमें अंदाज़ा है, बीइंग अ टेक्निकल पर्सन, हम कहते हैं कि जी इतने टाइम में इतना काम हो जाना चाहिए, और वहाँ पर कोई फ्लक्चुएशंस नहीं आती, कोई डिले नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो हम कहते हैं कि जी इसकी परफॉर्मेंस है। हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने काफ़ी चीज़ों को डिटेल में देखा। तो हमने ये देखा कि जी ड्यूरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं जिनके ज़रिए हम परफॉर्मेंस को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया जी? जिसमें हमारे पास फिर बेंचमार्किंग थी। उसमें हमने देखा कि हम कैसे टूल्स को यूज़ करके स्टैंडर्ड्स बनाते हैं और फिर देखते हैं कि जो हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो कितनी करीब है या कितनी दूर है उन बेंचमार्क जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ। और बेंचमार्क में हमने सिर्फ ये देखा था कि हम रॉ स्पीड को कैलकुलेट करते हैं, और हम एक्चुअली जो फंक्शंस हैं उसको हम नहीं देखते। ठीक हो गया जी। फिर हमने वेंडर एक्सपीरियंस की बात की थी। वेंडर एक्सपीरियंस हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेंडर एक्सपीरियंस हमें, जो वेंडर्स का एक्सपीरियंस है बेसिकली उनका एक्सपीरियंस मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में होता है, मुख्तलिफ उनने प्रैक्टिसेस की होती हैं, तो उनका एक्सपीरियंस भी हमें कंसिडर करना चाहिए जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, या हम उन कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं जिनकी परफॉर्मेंस बेहतर है। ठीक हो गया जी। फिर हमारे पास प्रोटोटाइपिंग थी। प्रोटोटाइपिंग मॉडलिंग को कहते हैं। मॉडल आपके पास जब आप बिफोर इम्प्लीमेंटिंग एन इंफ्रास्ट्रक्चर या आप किसी चीज़ को करना चाह रहे हैं, उससे पहले बेहतर होता है कि आप क्या करें, प्रोटोटाइप कर लें। और फिर हमने देखा था कि जब प्रोटोटाइपिंग हम करते हैं तो उसके कुछ पैरामीटर्स हैं या कुछ कंसिडरेशंस हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए। जैसे यहाँ पर इक्विपमेंट हायर सप्लायर से रेंट करें, ठीक है, आप वेंडर की प्रेमिसेस में काम करें, आप क्लाउड का रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्दर कुछ सजेशंस भी गिवन है जिनको हमने कंसिडर करना है। फिर हमने यूज़र प्रोफाइलिंग की थी। यूज़र प्रोफाइलिंग इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि जी किस तरह हमारे पास हम चीज़ों का लोड कैलकुलेट करते हैं, और फिर हमारे पास वो एक्सपेक्टेड लोड होता है, और ये काम जो है बिफोर द मतलब हम किसी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट से पहले करते हैं। जो सॉफ्टवेयर के काम होते हैं उनका हम टोटल हम लोड कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। तो दिस इज़ हाउ हमने ये कुछ चीज़ें पढ़ी थी। फिर हमने इन द एंड कुछ देखा था कि हमारे पास परफॉर्मेंस ऑफ द रनिंग सिस्टम कैसी होती है। हमने कहा था बॉटलनेक को हमने कैसे मैनेज करना है। बॉटलनेक्स वो पॉइंट्स होते हैं या वो कंपोनेंट्स होते हैं जो ओवरऑल परफॉर्मेंस को हैम्पर करते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये चीज़ें थी हमारे माइंड में कुछ, और हमने डिस्कस की थी। ठीक हो गया। फिर हमने आगे चल के कुछ और चीज़ें भी देखी थी। हमने टेस्टिंग के बारे में बात की थी कि टेस्टिंग हमारे पास लोड टेस्टिंग होती है, स्ट्रेस टेस्टिंग होती है, हमारे पास एंड्योरेंस टेस्टिंग होती है, और ये तमाम चीज़ें हमने देखी थी। फिर इन द एंड हमने ब्रेकिंग पॉइंट देखा था कि वो पॉइंट जहाँ पर हमारे पास स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि हमारे पास ब्रेक पॉइंट आ जाता है। एंड इट इज़ अ गुड थिंग कि वी अंडरस्टैंड एंड वी नो कि हमारा वो जो होगा ब्रेक पॉइंट कौन सा होगा जिस पर हमने अपने सिस्टम को या सर्विसेज को लेके नहीं जाना। अच्छा बेटे, एरिड 18 एरिड 1343 अपना नाम साथ लिख लें, ठीक है, ताकि हमें ज़रा अटेंडेंस वगैरह में भी आसानी हो। ठीक हो गया। परफॉर्मेंस टेस्टिंग, अच्छा ये थोड़ा सा हमारा एक टॉपिक रह गया था, इसको हम देखते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, परफॉर्मेंस टेस्टिंग की हम बात कर रहे थे, जैसे हमने लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, एंड्योरेंस टेस्टिंग की बात की। हमारे पास यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जिनको हमने देखना है। ठीक हो गया जी।
इसमें आपके पास आती है जी परफॉर्मेंस टेस्टिंग सॉफ्टवेयर टिपिकली यूजेस वन और मोर सर्वर्स टू एक्ट एज एन इंजेक्टर। ये हम पढ़ चुके थे वैसे। ईच इमुलेटिंग नंबर ऑफ यूजर्स, ईच रनिंग अ सीक्वेंस ऑफ इंटरेक्शंस। हम बेसिकली जब परफॉर्मेंस टेस्टिंग की बात करते हैं तो उसमें जैसे मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था कि हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास रियल यूजर्स तो नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूं कि फेसबुक का सर्वर टेस्ट करूं या मैं प्राइम मिनिस्टर पोर्टल का सर्वर टेस्ट करना चाहता हूं, तो हम फॉर एग्जांपल अज्यूम करते हैं कि उसमें 1 लाख यूजर्स जो हैं एट अ टाइम लॉग इन होंगे और वो इंटरेक्ट करना शुरू करेंगे। इंटरेक्ट करने का मतलब है वो अपने डेटा को फेच करना चाहेंगे या कुछ सर्विसेज अवेल करना चाहेंगे। तो मैं 1 लाख यूजर्स एक साथ इकट्ठा नहीं कर सकता। तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स की मदद लेनी पड़ेगी जो डमी यूजर्स बनाएंगे और वो हम उनको टास्क देंगे जो वो टास्क करेंगे एट द सेम टाइम। तो यहाँ पर ये चीज़ हमारे माइंड में बड़ी क्लियर होनी चाहिए, जिसमें हमने एक सेपरेट सर्वर बनाना है जो हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टेस्ट करें, ताकि वो कैसे हमारे पास सर्विसेज लेता है या देता है। टेस्ट कंडक्टर कोऑर्डिनेटिंग टास्क, ठीक है। जो एक टेस्ट कंडक्टर होता है, एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल होता है जिसने ये क्या करना होता है, इस टेस्ट को कंडक्ट करना होता है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास जो टास्क होते हैं वो करते हैं। फिर उसका एक और भी काम होता है कि जैसे जैसे आप इंटरेक्शंस बढ़ती हैं, ठीक है, उस इंटरेक्शन का रिस्पॉन्स क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है गैदरिंग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मैट्रिक्स बेसिकली वो पैरामीटर्स होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल डिले कितना आया एक सर्विस से, अगर मैं नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ा रहा हूँ तब कितना डिले आया, कौन सी सर्विस में डिले ज़्यादा आ रहा है, कौन सी सर्विस में डिले कम आ रहा है। और फिर ये तमाम चीज़ों को हमारे पास एक रिपोर्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना और फिर हम इसे जैसे परफॉर्मेंस कर सकें। तो टेस्ट कंडक्टर जो मॉड्यूल होता है एक सॉफ्टवेयर का, वो बेसिकली ये काम करता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, परफॉर्मेंस टेस्टिंग शुड बी डन इन अ प्रोडक्शन लाइक एनवायरनमेंट। ये अब हमारा टॉपिक वैसे आज का शुरू हो गया, ठीक है। ये कुछ चीज़ें थी क्योंकि मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ फिर हम नया टॉपिक आज का परफॉर्मेंस का स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले ही जो पुरानी चीज़ें हैं ज़रा देख लेते हैं। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपके माइंड में बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि जब हम टेस्टिंग करते हैं तो टेस्टिंग एनवायरनमेंट एग्जैक्टली इट शुड रेप्लिकेट द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हम जिन पैरामीटर्स की बात करेंगे, जितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स की बात करेंगे, जो सर्विसेज़ हमने देनी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स हैं, वो वैसे ही होने चाहिए जब वो एक्चुअल सर्विस जैसे एज़ इट इज़ होती है। यहाँ पर हम किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर हम किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो उसका नुकसान ये होता है कि वो चीज़ जब हम रियल वर्ल्ड में या रियल टेस्टिंग में हम फेस करते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या हो जाता है, हमारी जो सर्विसेज होती हैं वो वैसे नहीं रहती जैसे होनी चाहिए। बेटे मैं दोबारा बता रहा हूँ, 18 एरेड 1343। बेटे थोड़ी देर तक अगर आपने अपना नाम मेंशन नहीं किया तो आई हैव टू रिमूव यू, ठीक है। जितने भी बाकी मेरे ख्याल से कोई भी अपने नाम के बगैर नहीं है। फ़हद सुल्तान, बेटे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर साथ डालें, ठीक है। और जी नन अदर, ठीक है। तो बेटे मेरे ख्याल से हम आपको रिमूव कर लें ताकि आपको थोड़ा सा पता चले कि जी मैं आपको बार बार क्या चीज़ कह रहा हूँ। ठीक हो गया जी। तो हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग की बात कर रहे थे। परफॉर्मेंस टेस्टिंग में हमारे पास जो इन्वायरमेंट होनी चाहिए वो बिल्कुल प्रोडक्शन इन्वायरमेंट की तरह होनी चाहिए। परफॉर्मेंस टेस्ट इन अ डेवलपमेंट इन्वायरमेंट यूजली लीड टू द रिजल्ट दैट इज़ हाईली अनरिलायबल, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो है, अगर हम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में करेंगे और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में नहीं करेंगे। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कौन सा होता है, जिसमें हमने प्रोडक्ट्स को बनाया होता है, जिनमें हमने चीज़ों को बनाया होता है। तो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में हमारे पास वो चीज़ें नहीं होती, वो सिनेरियोज नहीं होते, वो पैरामीटर्स नहीं होते। तो अगर उससे रिलेटेड मैं अपने परफॉर्मेंस का डेटा लूँगा तो वो मोस्टली आइडियल होंगे, ठीक है। आइडियल का मतलब है वो बहुत बेहतरीन किस्म के होंगे। और एज अ रिज़ल्ट जब हम उनको रियल वर्ल्ड में लाएंगे और जब हम अपने यूज़र्स को उसमें डालेंगे, तो शायद फिर वो हमें वैसी परफॉर्मेंस ना दे सके। ठीक हो गया जी। तो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में नहीं करना, और जब अगर हम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में कुछ हम टेस्टिंग करते हैं तो वो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमारे इतने रिलायबल नहीं होते, यानी वो हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देते। इवन when under power test performs well enough to get good results, the faster production would show performance issue that did not occur in the test। जैसे मैं थोड़ी देर पहले भी बात कर रहा था कि अगर हमारे पास बहुत भी बेहतरीन रिजल्ट्स आ गए, लेकिन अगर हमने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में नहीं किए, तो प्रोडक्शन में जब हम लेके आएंगे इस किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को, इस किस्म की सर्विसेज को, तो हमारे पास कोई फिर प्रॉब्लम्स वो अकर होंगे जो हमने टेस्ट में कंसिडर नहीं की थी।
अगेन जब हम इसको, अगर हमारे पास ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में लाएंगे, क्योंकि जब हम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में टेस्टिंग करेंगे तो उसके लिए कुछ हमारे पास प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कुछ हमारे पास चीज़ें होनी चाहिए, और जब हम उसको इस्तेमाल करेंगे दैट विल बी वेरी कॉस्टली। सो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम हायर कर सकते हैं टेस्ट एनवायरनमेंट्स, जो हमारे पास क्या होगा, हमें वैसे ही प्रोडक्शन एनवायरनमेंट टाइप का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक हो गया जी। अब हम परफॉर्मेंस पैटर्न्स पे हमने जाना है, जो हमारे आज का काम है, ये टेस्टिंग वगैरह का काम पुराना था, तो इस पे जाने से पहले हम क्या कर लेंगे, हम थोड़ी सी अटेंडेंस को हम मार्क कर लेते हैं और फिर हम बात करें। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आप लोग CSIT 6B हैं। ठीक हो गया जी। तो आप लोगों का ये नाम आ गया। ठीक। अच्छा, और आज तारीख है 22/3। ठीक हो गया जी। अच्छा बेटे, अगेन इट इज़ द सेम मेथड जिस हम अटेंडेंस मार्क पहले भी कर रहे थे, तो मैं जल्दी से तैयारी कर लेते हैं। अच्छा बेटे, एक मैं बात आपको बता दूं, ठीक है, ये अटेंडेंस काउंट होती है नहीं होती, लेकिन बेटे मार्क्स इसके आपके लाजमी लगेंगे। जो रेगुलर होंगे उनके इंटरनल मार्क्स ज़्यादा होंगे, जो रेगुलर नहीं होंगे तो बेटे मैं अभी से बता रहा हूँ कि फिर इन द एंड आपके लिए इशू होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर जो मैं आपसे कर रहा हूँ या जो मार्क्स दे रहा हूँ, डेफिनेटली ये काउंट होंगे, और ये एक्सेल शीट में रख लिखने का मतलब ये है कि इन द एंड मेरे लिए कोई प्रॉब्लम हो, मैं यहीं से कैलकुलेट करके बता दूंगा। ठीक हो गया जी। अब्दुल्ला तनोली आए हैं जी, हाथ खड़ा करें। नहीं आए। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास हो गए एब्सेंट। ठीक है जी। अहमद फसी, हाथ खड़ा करें। गुड, प्रेजेंट हो गए जी। अम्बरीन बेग, अम्बरीन बेग एब्सेंट है अम्बरीन। अच्छा जी, अक्सा सईद। ठीक है जी, अक्सा भी आई हुई हैं। अरीबा, अरीबा भी आई हुई हैं। अरसलान खान, ठीक हो गया, अरसलान भी आए हुए हैं। आयशा ताजीम, ठीक हो गया जी। फहद सुल्तान, ठीक है जी। फरहान, फरहान, फरहान एब्सेंट है। ठीक हो गया जी। हादिया शहजाद, हादिया एब्सेंट है। अच्छा जी। हमाद, हमाद साकिब, हमाद आए हुए हैं। अच्छा जी। हमज़ा, हमज़ा एब्सेंट है। हंजला, हंजला प्रेजेंट है। हसाम, हसाम प्रेजेंट है। इकरामुल्ला, इकरामुल्ला, इकरामुल्ला एब्सेंट है। अच्छा जी। इमरान अली कुरैशी, इमरान अली कुरैशी एब्सेंट। इकरा, ठीक हो गया जी। जहान ज़ेब अहमद, जहान ज़ेब अहमद प्रेजेंट। अच्छा जी। कायनात किश्वर, कायनात, ठीक हो गया बेटे। मलिक हैदर अली, मलिक हैदर अली एब्सेंट हैं। अच्छा जी। मिसबा गनी, मिसबा प्रेजेंट हैं। गुड। मुबीन, मुबीन प्रेजेंट है। एहसन अब्बास, मुबीन हाथ नीचे कर लें जी। एहसन भी प्रेजेंट है। गुड, एहसन प्रेजेंट है जी। मोहम्मद अली, मोहम्मद अली प्रेजेंट हैं। अवैस अब्बासी, ठीक हो गया जी। बिलाल, बिलाल प्रेजेंट हैं। फ़हीम, फ़हीम एब्सेंट हैं। रिजवान, मोहम्मद रिजवान एब्सेंट। सुफियान, फ़हीम,
फ़हीम प्रेजेंट हो गए हैं जी। रिजवान जो हैं वो भी प्रेजेंट हो गए हैं। ठीक हो गया। सुफियान, ठीक है बेटे, हाथ नीचे कर लें। सुफियान, सुफियान एब्सेंट हैं। मोहम्मद वकार एब्सेंट। मुकद्दस, अच्छा जी, मुकद्दस प्रेजेंट हैं। नुमेर, नुमेर, नुमेर प्रेजेंट। राजा कासिम, राजा कासिम एब्सेंट हैं। रिजवान अली प्रेजेंट हैं। रोजील आसिम, रोजील आसिम एब्सेंट। रुमैसा, रुमैसा प्रेजेंट हैं जी। साद शकूर प्रेजेंट। सादत नायाब, ठीक है जी, हाथ नीचे कर लें सारे जिनकी अटेंडेंस हो गई है। अच्छा जी, सखावत अली, ठीक हो गया बेटे। सनिया, सनिया सनी एब्सेंट। अच्छा जी, शाइस्ता एब्सेंट। समदुल हसन, ठीक हो गया बेटे, प्रेजेंट है। सुमन, सुमन। ज़ारा बेटे आपका हाथ क्यों खड़ा हुआ है? ठीक है जी। ज़ारा बतूल, ज़ारा, ठीक हो गया जी, हाथ नीचे कर लें। अच्छा जी, समदुल हसन भी प्रेजेंट हैं, सुमन भी प्रेजेंट है, ज़ारा भी प्रेजेंट। ठीक है, सारे हाथ नीचे कर लें बेटे। अच्छा, ज़ारा शाहिद, ठीक हो गया जी बेटे। जो स्टूडेंट्स इनकी लेट आए ना उनकी मैं बाद में अटेंडेंस बाद में मार्क करूंगा, आप लोग अपने हाथ नीचे कर लेना। ठीक हो गया। अभी बाकियों का फिर डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पर फिजिकली, तो मैं आपको देख नहीं सकता, तो बाकी मैं बाद में पूछ लूंगा। समझ आप भी अपना हाथ नीचे कर लें। अच्छा जी, ज़ारा शाहिद बेटे हाथ खड़ा करें। ठीक हो गया। मेरे ख्याल समझ आपको हमारी बात नहीं समझ आ रही ना। जिशान अफजल, जिशान अफजल, जिशान एबसेंट हैं। नफीस, नफीस, ओके जी। अच्छा, जो अब लेट आए हैं उन वो नफीस अपना हाथ नीचे कर लें। जो लेट आए हैं बेटे वो अपने हाथ खड़े करें। अच्छा जी, राजा कासिम है 1291 बेटे, कोशिश करें टाइम पे आए। और किसकी जी एब्सेंट मार्क हुई है? राजा कासिम हाथ नीचे कर लें जी। और किसी का इशू अटेंडेंस का? ओके जी, चलें। वी नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर लेक्चर। अभी हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। ठीक हो गया जी। हम बात कर रहे थे, तो ठीक हो गया जी। हम परफॉर्मेंस पैटर्न्स की बात कर रहे थे। आज का जो हमारा लेक्चर है इसका जो मेजर फोकस होगा दैट विल बी ऑन परफॉर्मेंस पैटर्न्स। परफॉर्मेंस पैटर्न्स बेसिकली वो होते हैं जो हमें बताते हैं कि जी हमारी परफॉर्मेंस किस डायरेक्शन में जा रही है, अच्छे पैटर्न्स आ रहे हैं, बुरे पैटर्न्स आ रहे हैं। प्लस आज के लेक्चर में हमने कुछ ऐसी चीज़ें भी देखनी है कि हम अपनी परफॉर्मेंस को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर हाउ टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस हमें पता हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने शायद अपने जो लेसन प्लान हैं उनमें भी देख लिया, तो उसमें बड़ा क्लियरली इन डिटेल फॉर्म में लिखा हुआ है कि चीज़ें कैसे करनी है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस ऑन अपर लेयर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमारे माइंड में जो आती है और हमें समझ आनी चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप लोग अभी ज़रा गौर सुने फिर मैं आपसे कुछ पूछूंगा अभी। हम अज्यूम करते हैं जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर में हम चीज़ों को बेहतर कर लें तो हमारी चीज़ें परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। अब इसको ज़रा मैं आसान अल्फाज में बताता हूँ। जैसे मैंने शायद आपने क्लास के साथ ये एग्जांपल शेयर की थी कि मोस्टली स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जी जब उनका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आता है कि जी हम अपने लैपटॉप में क्या चेंजेस करें हार्डवेयर लेवल पर, या हम की नया लैपटॉप ले लें, या हम अपने लैपटॉप में क्या चेंजेस करें कि हमारे पास हमारी स्पीड बेहतर हो जाए, हमारा लोड जो है प्रोजेक्ट के सॉफ्टवेयर का वो उठा सकें। अब समटाइम्स ये ऐसा होता भी है कि आप अपनी हार्ड डिस्क की जगह एसएसडी लगा दें, आप अपनी रैम बढ़ा दें, या आप प्रोसेसर
बेहतर लगा दूँ, डेफिनेटली परफॉर्मेंस में बेहतरी तो आएगी, लेकिन समटाइम्स ऐसा नहीं होता। ऐसा होता भी है, लेकिन जो प्रॉब्लम परफॉर्मेंस की इशू होती है वो समटाइम्स इंफ्रास्ट्रक्चर वो हार्डवेयर में नहीं होता, वो आपके पास एप्लीकेशन में होता है, यानी सॉफ्टवेयर में होता है। तो यहाँ पर जो एक बड़ा की पॉइंट लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस ऑन अपर लेयर्स। अपर लेयर्स का ये मतलब है कि इंस्टेड कि हम हार्डवेयर लेवल पर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करें या चेंजेस करें या हार्डवेयर को चेंज करें, बेहतर ये होता है कि हमें वो प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई करनी चाहिए जिसे हम बॉटलनेक कहते हैं। शायद वो बॉटलनेक आपकी अपर लेयर्स यानी सॉफ्टवेयर लेवल या एप्लीकेशन लेयर पे हो। अगर वो ठीक हो जाए, तो आपके पास बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो स्मूथ चलती हैं। बीइंग एन आईटी स्टूडेंट्स, आपने कुछ ऐसे कोर्सेज़ पढ़े हुए हैं जिनमें आपको थोड़ा-सा एक्सपीरियंस है। अगर आप लिनक्स आपने जब इस्तेमाल की थी, तो लिनक्स के जो इवन लेटेस्ट वर्जन्स थे, उनकी परफॉर्मेंस जो थी विंडोज़ के पुराने वर्जन से भी बहुत बेहतर थी। यानी हमारे पास आपके इसी हार्डवेयर पे जब वो लिनक्स को आप रन करते थे, तो उसमें आपकी परफॉर्मेंस आपके हार्डवेयर की बहुत बेहतर हो जाती थी। और बहुत सारे लोग जो हैं, वो अभी भी लिनक्स को प्रेफ़र करते हैं, जो टेक्निकली चीज़ों पे काम करते हैं और वो जो आपके पास ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर से डील करते हैं, सो दे प्रेफर लिनक्स बिकॉज़ वहाँ पर आपके पास क्या होती है, परफॉर्मेंस आपकी इवन पुराने हार्डवेयर की भी वो बहुत बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो ये एक चीज़ समझने की है कि इट इज़ नॉट ऑलवेज़ लाइक दैट कि आपकी जो परफॉर्मेंस इश्यूज़ होते हैं, इट इज़ बिकॉज़ ऑफ द हार्डवेयर। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर लिखा हुआ है 80% ऑफ द परफॉर्मेंस इश्यूज़ आर ड्यू टू द बैड बिहेवियर ऑफ एप्लीकेशंस। तो सॉफ्टवेयर के जो बिहेवियर्स होते हैं, उनकी वजह से भी आपके पास ओवरऑल जो होती है, आपकी जो परफॉर्मेंस होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो बहुत अफेक्ट करती है। एप्लीकेशन परफॉर्मेंस कैन बेनिफिट फ्रॉम डेटाबेस एंड एप्लीकेशन ट्यूनिंग, प्रायोरिटाइजिंग टास्क, वर्क फ्रॉम मेमोरी एज मच एज पॉसिबल, मेकिंग गुड यूज ऑफ क्यूज एंड स्केजुलर्स। ये मैं आपको बड़ा क्लियरली अभी बताता हूँ वन बाय वन। अच्छा, समटाइम्स जब हम डेटाबेस की बात करते हैं, हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं, तो बेसिकली हमारे पास एक फ्रंट एंड होता है। फ्रंट एंड पे हमारे पास एक क्यूरी जाती है। क्यूरी जो होती है वो डेटाबेस से वो रिजल्ट्स को फेच करके लाती है, यानी रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं। अच्छा, अगर वहाँ पर हमारे पास इशू है, हमारे पास क्यूरी राइटिंग में कोई इशू है या हमारे पास जो ये एक इंटरफेस है इसमें इशू है, तो ओवरऑल नुकसान क्या होता है, या हमने डेटाबेस की क्या है डिज़ाइनिंग सही नहीं की हुई, तो हमारे पास एक एक बहुत ज़्यादा इशू बन जाता है। और इशू ऐसा होता है कि हमारे पास परफॉर्मेंस में डिले आता है। सो समटाइम्स अगर हम वो ट्यूनिंग कर लें, वो करेक्शंस कर लें, तो हमारी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाती है। डेटाबेस में डिज़ाइनिंग में क्या इशू आ जाते हैं, जब आपके पास फ़ॉरेन की एक की फ़ॉरेन की दूसरे में होती है, या आपके पास ऐसा वो टेम्परेरी की काम करती होती है, तो वहाँ पर ये तमाम इश्यूज़ बड़े आ जाते हैं। तो इनको अगर आप प्रॉपर्ली ट्यून कर लें, अपनी नॉर्मलाइज़ेशंस वगैरह को बेहतर कर लें, या डीनॉर्मलाइज़ समटाइम्स आपको करना पड़ता है फ़ास्ट फेचिंग के लिए, तो वो चीज़ें अगर आप कर लें, तो आपके पास एक तो चीज़ ये हो सकती है प्रायोरिटाइज़िंग टास्क। प्रायोरिटाइज़िंग टास्क में ये होता है कि आपकी जो ओवरऑल आपका एक सिस्टम है, उस सिस्टम में आपने वो टास्क आइडेंटिफ़ाई करने हैं, वो सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस या वो सॉफ्टवेयर जॉब्स आपने आइडेंटिफ़ाई करनी है, जिनकी वैल्यू ज़्यादा है और जो हमारे पास जल्दी परफ़ॉर्म होनी चाहिए, उनको आपने करनी है। तो अगर आप प्रायोरिटाइज़ करके उनको ज़्यादा रिसोर्सेज़ दे दें, ताकि वो काम जल्दी हो जाए, तो फिर आपके लिए क्या हो जाएगा, जो आपके पास परफ़ॉर्मेंस है, वो भी बेहतर हो सकती है। थर्ड पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी इसमें समझना बड़ा आपके लिए ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्किंग फ्रॉम मेमोरी एज़ मच एज़ पॉसिबल, इसका क्या मतलब है? अच्छा, आगे लिखा हुआ है एज़ अपोज़्ड टू वर्किंग विद डेटा ऑन द डिस्क। अच्छा, आप लोगों ने कंप्यूटर आर्किटेक्चर नहीं पढ़ा हुआ, थोड़ा-सा मैं आपको एक सेटअप बता दूँ। बेटे, आपके पास प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर जो होता है, उसके पास मेन मेमोरी होती है, जिसमें आपके पास डेटा जो होता है वो हार्ड डिस्क से या डिस्क से फेच होके आया होता है। अच्छा, प्रोसेसर क्या करता है, डेटा उठाता है फ्रॉम द मेमोरी, क्योंकि मेमोरी नज़दीक होती है। अगर प्रोसेसर वही डेटा डिस्क से उठाएगा, तो उसे पहले मेमोरी में लोड करेगा और फिर उसे इस्तेमाल करेगा। जब हम डेटा डिस्क से उठाते हैं, तो डिस्क जो होता है हमारे पास दूर होता है। सेकंड थिंग, डिस्क हैज़ अ मैकेनिकल पोर्शन, उसमें जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, रोटेशन होती है, रोटर वगैरह होते हैं। तो जब हम डेटा को रीड या राइट करते हैं, तो हमारे पास एक तो डिस्टेंस की वजह से, ऑल्दो डिस्टेंस इंचेस में होता है, बट डेटा ट्रैवलिंग में वो भी एक काउंट होता है, प्लस उसका जो मैकेनिकल पार्ट होता है, ये तमाम चीज़ें ऐड अप होके डिले आता है। यानी परफॉर्मेंस में आपके पास वैसे नहीं होती जैसे होना चाहिए। तो हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि हम एज़ मच एज़ डेटा हम कहाँ पर लोड कर दें, मेमोरी में लोड कर दें। तो जब मैं कोई चीज़ की रिक्वेस्ट करूँगा, मैं प्रोसेसर हूँ,
तो मेरे पास वो डाटा आसानी से या जल्दी फेच होके आ जाएगा। एज अ रिजल्ट मेरी प्रोसेसिंग क्या हो जाएगी, ओवरऑल बेहतर हो जाएगी और मैं सर्विस भी बेहतर दे सकूंगा। तो ये चीज़ आपके माइंड में बड़ी अब क्लियर आ गई हो जानी चाहिए कि जब हम मेमोरी इंक्रीज करते हैं तो वाई हम कहते हैं कि जी हमारी जो ओवरऑल स्पीड है वो बेहतर हो गई है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ डाटा जो होता है वो आप कहाँ से फेच करते होते हैं, फ्रॉम द मेमोरी, एंड एज अ रिजल्ट आपके पास वो चीज़ क्या हो जाती है, बेहतर हो जाती है। क्लियर हो गया जी? तो ये पॉइंट है, कुछ आपको पता होना चाहिए। मेकिंग गुड यूज़ ऑफ द क्यूज एंड स्केजुलर। क्यूज एंड स्केजुलर्स क्या होते हैं? स्केजुलर हमारे पास, जैसे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें हमारे पास हम स्केजुलिंग करते हैं, जिस तरह राउंड रॉबिन फर्स्ट, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, ये बेसिकली स्केजुलिंग होती है। तो इसमें अगर हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारे पास क्या कौन से इंपॉर्टेंट टास्क है और उनकी स्केजुलिंग क्यों ज़्यादा ज़रूरी है और उनको क्यों हम या कैसे हम क्या करें, बेहतर क्या कर प्रोवाइड कर सकें, रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकें, तो होगा। क्यूज़ में भी जो हमारे पास प्रायोरिटाइज टास्क हैं उनको हम फ्रंट पे रखें, ताकि हमारे पास जल्दी क्या हो जाएँ, रिसोर्सेज उनको अवेलेबल हो जाएँ ताकि वो काम कर सकें। टिपिकली मोर इफेक्टिव देन एडिंग कंप्यूटिंग पावर। तो अगर हम अपनी एप्लीकेशंस की या हायर लेवल लेयर्स की ट्यूनिंग कर लें, उन्हें बेहतर बना लें, तो होता यह है कि हमारे पास जो इफेक्टिव हो जाती हैं हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ कम्पेयर टू कि हम कंप्यूटिंग पावर हम इंक्रीज़ करें। कंप्यूटिंग पावर का यहाँ पर जो टर्म यूज़ किया गया है, ये इट इज़ बेसिकली रेफरिंग टू द एडिंग मोर कंपोनेंट्स। हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में और कंपोनेंट ऐड करने से बेहतर है कि अगर हम ऊपर ट्यूनिंग कर लें तो बेहतर ये होता है कि हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक सही हो जाती है। जैसे यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है 80% हमारे पास जो इश्यूज होते हैं वो हायर लेयर्स के होते हैं। अच्छा जी, 18 एरिड 1314, बेटे हाथ खड़ा करें आप। 18 एरिड 1343। अच्छा जी, ये ना हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, ये जस्ट लॉग इन हुए हैं। सर इधर ही हूँ, इधर ही। अच्छा बेटे, मैंने आपको पता है क्यों निकाला था? हाँ मुझे बताओ, मैंने आपको क्यों निकाला था? क्योंकि आप हमारी पहले भी बात नहीं सुन रहे थे। मैं कह रहा हूँ अपना नाम ऐड कर लो, सिर्फ तुम्हारी अटेंडेंस भी मार्क नहीं हुई। बेटा अपना सर अभी ऐड कर लेता हूँ सर, मैं नाम क्या बाहर है गया आपका? हुआ था। नाम क्या है आपका? सर जिशान, जिशान अफजल। अच्छा मुझे याद दिलाना, आपकी अटेंडेंस मार्क कर दूँ और अपना नाम लिखते हैं, ठीक है, अपने नंबर के साथ। थैंक यू बेटा। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। तो हम बेसिकली हम क्या करते हैं, हम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं इफ़ वी कैन ट्यून आर सॉफ्टवेयर्स। हम आगे चलते हैं, ठीक है। सो ये बॉटम लाइन थी, यानी ये कंक्लूजन था कि हमें अपने सॉफ्टवेयर को भी देखना चाहिए। अच्छा, अब हम बात करेंगे वो तमाम टेक्निक्स जिन टेक्निक से हम कंपोनेंट लेवल पर क्या कर सकते हैं, हम अपने परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, इसको आपने गौर से सुनना है। इसमें आपके पास कोई इशू हो तो आपने पूछना है। यहाँ पर हम कुछ ऐसे टर्म्स यूज़ करेंगे जो आपके पास आपको हार्डवेयर रिलेटेड होंगे। तो अगर कुछ समझना है तो बेटे क्लियरली पूछें। मेरी कोशिश होगी कि मैक्सिमम लेवल पर ये हम आपको क्लियर कर दें, ठीक हो गया। अच्छा, डिस्क कैशिंग, इसे कैश भी कहते हैं, इसे कैश भी कहते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे भी आप करते हैं, ठीक है। इसे कैश भी कहते हैं, जो भी आप मेमोरी है। डिस्क कैशिंग। अच्छा, अब कैश होती क्या है या कैशिंग होती क्या है? बेटे बेसिकली हमारा जो डिस्क है ना, हार्ड डिस्क, ये मैकेनिकल इसमें पार्ट होते हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो जब मैकेनिकल पार्ट में आप किसी डेटा को सर्च करते हैं, यानी रीड करते हैं या राइट करते हैं, दो ही हमारे पास मेमोरी में ऑपरेशंस होते हैं। तो जब हम डेटा को रीड या राइट करते हैं तो बेटे वो मैकेनिकल पार्ट की वजह से स्लो हो जाता है। दूसरी मैंने आपको रीज़न बताई थी कि आपका
अच्छा जी, सॉरी फॉर दैट। तो हमारे पास जो डिस्क होता है बेसिकली स्लो होता है, तो हम क्या कैश क्या होता है कैश? कैश बेसिकली इसको हम बेसिकली ये करते हैं कि हमारे पास जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर प्रोसेसर में हमारे पास क्या होता है, एडिशनल मेमोरी होती है, ठीक है? एक तो हमारे पास मेन मेमोरी होती है जिसे हम रैम कहते हैं, एक प्रोसेसर की अपनी भी मेमोरी होती है, उसे प्रोसेसर की अपनी मेमोरी को तो हम रजिस्टर्स कहते हैं, लेकिन हमने एक एडिशनल मेमोरी जो प्रोसेसर के बिल्कुल साथ लगाई होती है उसे हम कैश मेमोरी कहते हैं। जो कैश मेमोरी होती है, उसमें वो चीज़ें रखी जाती हैं जो हमारा प्रोसेसर अक्सर इस्तेमाल करना चाहता है या अक्सर होता है, किसी ख़ास एल्गोरिदम की मदद से हम रखते हैं। ठीक हो गया जी? तो हमारे पास अगर प्रोसेसर कैश से डेटा लें, तो वो फास्टर होता है। उससे स्लोअर क्या होता है, मेमोरी से डेटा ले लें यानी रैम से लें, और सबसे स्लोअर होता है कि अगर डिस्क से लें। सो आइडियली ये होना चाहिए कि जो चीज़ें हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, यानी जो सर्विसेज, अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो जो डाटा हमें उन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं, तो बेहतर ये होता है कि हम उसे कैश मेमोरी में रखें। और जब हम कैश मेमोरी में रखेंगे तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, जब मुझे कोई चीज़ चाहिए होगी तो मैं जल्दी से क्या कर लूँगा, कैप्चर कर लूँगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, कैश मेमोरी सबसे क्लोजेस्ट मेमोरी है प्रोसेसर की। तो अगर मैं उसमें रखूँ तो मैं जल्दी से गेट कर लूँगा और मेरे पास जो रिस्पॉन्स होगा वो क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। कैशिंग कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन डिफरेंट वेज, डिस्क, डिस्क कंट्रोलर। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म से हम कैश को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये कैश इज़ अ कॉन्सेप्ट, एक तो मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट है जो फिजिकल मेमोरी होती है, लेकिन हमारे पास ये कॉन्सेप्ट भी होता है कि जो मेरा डिस्क है उसके साथ भी मैं एडिशनल एक हिस्सा बना दूं जहां पर हमारे पास अक्सर रिपीटेडली जो हम डेटा को यूज़ करते हैं वो रखा हो। डिस्क कंट्रोलर कर लें। इवन ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इसको, इस कॉन्सेप्ट को मेंटेन कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम वो डेटा या वो कंपोनेंट या वो प्रोसेसेस उस मेमोरी में रखते जो हम अक्सर यूज़ करते हैं। लिखा हुआ है ऑल नॉन यूज मेमोरी इन ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज फॉर डिस्क कैश। ठीक है, जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉन यूज यानी जो मेमोरी इस्तेमाल नहीं हो सकती वो डिस्क का कैश बन सकता है। ठीक है, over time all memory gets filled with previously stored disk requests that are prefetched disk blocks, speeding up application। यानी जो मैं बात कह रहा हूँ उसको यहाँ पर लिखी हुई है, हमने आसान अल्फाज में कह दिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मेरे डिस्क की अनयूज मेमोरी होती है, मेरे डिस्क की अनयूज, मैं प्रोसेसर ये रैम की बात नहीं कर रहा, डिस्क की अनयूज मेमोरी होती है, उसमें वो तमाम मैं चीज़ें रखता जाऊँ जो मेरे पास मेरा प्रोसेसर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अल्टीमेटली वो तमाम मेमोरी फिल हो जाएगी, लेकिन फ़ायदा ये होगा कि जब मेरे पास कोई चीज़ आएगी तो मैं जल्दी से फेच करके लाऊँगा। ठीक है बेटे, हमारा यहाँ पर फर्स्ट सेशन का टाइम एंड हो रहा है। इस डिस्कशन पे मैं हम और ज़रा डिस्कशन करेंगे। मैं आपको कुछ ऐसी एग्ज़ाम्पल्स दूँगा जो आपने एक्सपीरियंस भी की होंगी और फिर हम इस पे बात करेंगे। ठीक है? तो हम अपना फर्स्ट ज़ूम सेशन एंड कर रहे हैं। मैं आपका वेट कर रहा हूँ। आप जॉइन करें, फिर हम अपनी आज के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।